आज भी डिफॉल्ट हो रहे हैं, आज भी पोजीशन लेट मिल रहा है, आज भी क्वालिटी खराब मिल रही है। बड़े सालों से, सदियों से हमारे बुजुर्गों से, हमारे पेरेंट्स से, दोस्तों यारों से, सबसे सुनते रहे हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक बड़ी ही सेफ इन्वेस्टमेंट है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है और उसमें बड़ी अच्छी रिटर्न है जी। देखिए, मेरे पिताजी ने ये मकान सिर्फ 20,000 का लिया था और आज वो मकान 5 करोड़ का हो गया है। ऐसी बातें सुनी तो होंगी जरूर, लेकिन सच्चाई क्या है इन बातों की, और जिसको देख के बहुत लोग रियल एस्टेट सेक्टर में कूद जाते हैं और बहुत सारे पैसे वहां पर कई बार फंसा देते हैं। और यही नहीं, अगर गलत इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर सालों साल काटने पड़ सकते हैं। अगर आपको रियल एस्टेट के बारे में जानना है या आप उनमें से एक हो, ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक बने रहिएगा। आज को आप रियल एस्टेट के बारे में आज आपको वो बातें बताऊंगा जो आपकी आंखें खोल देंगी और आप एक अच्छा डिसीजन जिंदगी में लेने लायक हो जाओगे, एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे आप। तो रियल एस्टेट क्यों एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि इमोशन, जब तक किसी के पास अपना मकान नहीं है ना, चैन नहीं आता। आपकी माँ को, आपकी वाइफ को, आपको एक बड़ी सिक्योरिटी लगती है कि जी छत अपनी होनी चाहिए। तो पहले तो बता दूं, जो मकान आप ईएमआई पे ले रहे हो, जिसमें 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की ईएमआई है, वो मकान आपका नहीं है, बैंक का है। क्योंकि जब तक आपने पूरा चुकाया नहीं है तब तक आपका नहीं हुआ। अगर कहीं 2-4 साल बाद डिफॉल्ट हो गया, नौकरी चली गई, ईएमआई नहीं भर पाया, किसी की डेथ हो गई, तो जानते हैं उस मकान का क्या होगा? बैंक अपने पैसे रिकवर करने के लिए किसी भी भाव में, आधे भाव में, औने पौने भाव में बेच देगा। जितनी आपने ईएमआई डाउन पेमेंट दी है वो सब खड्डे खाते में जा सकती है। तो इसलिए ध्यान करके चलना कि आप बहुत लॉन्ग टर्म बेट ले रहे हो, एक ऐसा लोन ले रहे हो जो आपको 20 साल की गारंटी नहीं है कि आप भर पाओगे उसको। तो बहुत सोच समझ के कॉल लेना, क्योंकि रियल एस्टेट एक बड़ी इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है। मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि रियल एस्टेट वर्सेस इक्विटी वर्सेस गोल्ड, एफडी, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। अब आते हैं जी रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल या कमर्शियल क्या करना चाहिए। देखो, रेजिडेंशियल में तो एक मकान लो, बढ़िया लो, जैसा आपका लाइफस्टाइल हो वैसा लो। और मैं बहुत लोन के पक्ष में नहीं हूं। हमारे टाइम में हमने जब जब मकान खरीदे, उन दिनों तो लोन होते ही नहीं थे, तो हम फुल पेमेंट देके खरीदते थे कि टेंशन खत्म, भाई अपना ही है, छोटा है कैसा भी है वो अपना ही है, कोई भैया किस्त तो नहीं देनी, कोई हेडेक तो नहीं है। क्योंकि गाड़ी वाड़ी की किस्त तो 3-5 साल में खत्म हो जाती है, लेकिन मकान की किस्त 20-20 साल चलती है यार। 20 साल का किसको मालूम। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना एक लेना। अब आता है जी कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी जरूर लेनी चाहिए और वहां पर आपको कभी कभी लॉटरी लग सकती है। जैसे हम गुड़गांव में रहते हैं, यहाँ पर हमारे सामने एक मार्केट है गैलेरिया, वहां पर 1200 से 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है ग्राउंड फ्लोर की दुकानों का। अगर किसी ब्रांड ने, ब्रांड ही ले सकते हैं, उन्हीं की औकात है भैया, अगर किसी ब्रांड ने ग्राउंड फ्लोर लिया है तो 12 से 15 लाख रुपए महीने का रेंटल है। अब सोचिए ओनर को कितना फायदा हो रहा होगा, क्योंकि जब कुछ साल पहले, आज से 15-20 साल पहले ये मार्केट बनी थी, तब यहाँ के रेट क्या थे? यही कोई 7-8 हज़ार रुपये फुट होगा। आज अगर आप बैकवर्ड कैलकुलेट करें तो लाखों रुपए फुट के हिसाब से तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। और रेंटल देखिए कितनी बढ़िया रिटर्न आ रही है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये ध्यान करना भाई कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन। जहां पर भी कोई बिल्डर का प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई मार्केट आ रही है, मॉल में मत घुसना। ये ओपन जो हाई स्ट्रीट मार्केट होती है ये बेटर रहती है। यहाँ पे आपको लॉक एंड की मिलती है, आप अपने हिसाब से किराए पे दे सकते हो, मेंटेनेंस बहुत भारी नहीं होती। तो वहां पर आप अगर अर्ली बुकिंग में ले लें या पोजीशन के टाइम पे ले लें। अर्ली बुकिंग में ये रिस्क है कि लेट हो गई, पोजीशन के टाइम के ऊपर तब तक वो 3-4 साल का टाइम गैप निकल चुका है। हाँ, थोड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा, जिसने पहले बुकिंग करी वो कुछ कमाएगा, लेकिन उस टाइम में लेने में आप श्योर हो के चीज मिल गई, आपको चाबी मिल गई। दूसरी चीज ध्यान करना, कमर्शियल तभी चलेगा जब आसपास बहुत सारे रेजिडेंशियल हो। क्योंकि कमर्शियल में जाएगा कौन? जो लोग रह रहे हैं, उनकी जरूरत की दुकानें होंगी, वहां घूमने फिरने जाएंगे, रेस्टोरेंट होगा, केमिस्ट होगा, किरियाना होगा, अपनी चीजें खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा।
तो ये ज़रूरी है कि जो भी आप कमर्शियल लें उसके आसपास अच्छा खासा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट या तो आ रहा है या आने वाला होना चाहिए। वहाँ लेके आपको रेंटल रिटर्न बहुत बढ़िया आएगी। 6 से 7% तो शुरू में आती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो रिटर्न, जैसे गैलेरिया मार्केट का कितने % हो सकती है कोई अंदाज़ा नहीं है कमर्शियल की रिटर्न, वो रेजिडेंशियल में कभी नहीं मिल सकती। रेजिडेंशियल में रिटर्न ही 2-3% है भाई। आज आप 20 करोड़ का मकान लो, पता कितने रेंट पे मिलता है गुड़गांव में? 20 करोड़ का मकान या 3 से 4 लाख रुपए रेंट पे मिलता है। और उसको अगर खाली बैंक में रख दो, खाली बैंक में रख दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, अगर आपको 5% भी रिटर्न आ रही है बैंक से एफडी में, एफडी में कोई रखता नहीं है, चलो मान लो म्यूचुअल फंड में रख दिया आपने 10% 12% रिटर्न के ऊपर लॉन्ग टर्म, तो भी आपको 20 करोड़ की प्रॉपर्टी में 2 करोड़ का रिटर्न आ रहा है। 2 करोड़ को अगर महीने से डिवाइड करो तो तकरीबन 15-17 लाख रुपए हो जाता है। और आप किराया कितना दे रहे हो? 2-3 लाख रुपए। तो रेजिडेंशियल किराए की इनकम समझ के मत लेना, कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी मत लेना, अपने लिए लेना, मन के सुकून के लिए लेना कि आपको वहाँ रहना अपने परिवार के साथ। ये रोज रोज शिफ्टिंग का झंझट नहीं है। अब आता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कैसी ले भाई। तो रेजिडेंशियल में झंझट एक ये हुआ है कि यार पिछले दिनों ना रेरा के पहले लाखों लोग फंस गए। हमारा एक फ्लैट फंसा हुआ है यूनिटेक में, एक प्लॉट फंसा हुआ है रहेजा गुड़गांव में, वो डिलीवरी नहीं मिली, दोनों बिल्डर डूब गए। रहेजा अभी अभी बैंक्रप्सी में जाने की तैयारी हो रही है, केस डाला था वो रुक गया। यूनिटेक का केस डाला था वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि अभी दोबारा बनेंगे या रिफंड मिलेगा, क्या फैसला होगा, वो भी पिछले 10-12 साल से लटक रहा है। तो ये झंझट रेरा के बाद थोड़े कम तो हुए, लेकिन एलिमिनेट नहीं हुए। आज भी डिफॉल्ट हो रहे हैं, आज भी पोजीशन लेट मिल रहा है, आज भी क्वालिटी खराब मिल रही है कि आपको चीज़ मिल गई। पिछले दिनों मैं एक बिल्डर को कोच कर रहा था, उनके यहाँ 6-7 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट थे भाई। लोग रो रहे थे, किसी का एसी नहीं चल रहा, किसी की लिफ्ट नहीं चल रही। अब इन चीज़ों का आप क्या करें, आपने तो पैसा लगा दिया और आप वहाँ रह रहे हैं और दिल्ली में 45 डिग्री गर्मी और लिफ्ट नहीं चल रही है, एसी नहीं चल रहा, क्या हाल होगा? तो क्वालिटी भी गारंटीड नहीं है। तो मेरा प्रेफरेंस है या तो रेडी टू मूव इन, जहाँ आप क्वालिटी भी श्योर हो, जहाँ आपको पता है मेंटेनेंस ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लोग बाग अच्छे रह रहे हैं, थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन अपार्टमेंट लेना है तो वो लेना, या फिर ज़मीन, अपना प्लॉट, अपना घर, दोनों में से आपको जो लेना हो। कुछ लोगों का अपार्टमेंट ठीक लगता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी है, पावर बैकअप है, बच्चों के खेलने की जगह है, क्लब है। अगर आपको ये सब फैसिलिटी अच्छी लगती है तो अपार्टमेंट आपके लिए बहुत सूटेबल है। लेकिन सोच समझ के ऑलरेडी या तो बहुत रिप्यूटेड बिल्डर हो जिससे पिछले सब प्रोजेक्ट बढ़िया डिलीवर करे, लोग खुश है, क्वालिटी दी है, तो उसके वहाँ पे बुकिंग कीजिए, या फिर बना बनाया देखभाल के ठोक बजा के कि भैया सब ठीक है, सब खुश है, लोकेलिटी ठीक है, क्लब बढ़िया है। कई कई तो यहाँ गुड़गांव में ऐसे प्रोजेक्ट है जहाँ अभी तक क्लब ही नहीं बना, 10-10, 20-20 साल से लोग रह रहे हैं, क्लब ही नहीं बना जी। प्रॉमिस था, ब्रोशर में था जी 50,000 फुट क्लब मिलेगा, क्लब नहीं बना। अब RWA लड़ती फिरती है, केस करती फिरती है। तो रियल एस्टेट जो है ना, एक बड़ा फर्क समझ लेना, म्यूचुअल फंड और इक्विटी आप हर महीने या हर रोज देखते हो, रियल एस्टेट आप रोज प्राइस नहीं देखते। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा दे रहा है। अगर यही आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म इतना टाइम 20-20 साल रोक लें तो रिटर्न वहाँ बढ़िया मिलेगी। मैंने एक वीडियो बनाया था कि शाहरुख खान ने मन्नत लिया था, कोई 2001 में लिया था 13 करोड़ का, और वहीं पे अगर HDFC बैंक में भी वही पैसा लगाया होता तो उसकी आज कीमत 1200 करोड़ रुपए, और मन्नत की कीमत अखबारों में मैंने पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था कि 200 करोड़ रुपए। तो ये एक लॉन्ग टर्म में, क्योंकि रियल एस्टेट की रिटर्न लॉन्ग टर्म ये हो सकता है 1 साल में 2 हो गई, 3 हो गई, ऐसे तो शेयर भी हो जाते हैं 2 गुने, 3 गुने, 50 गुना। तो रियल एस्टेट की रिटर्न लॉन्ग टर्म में 6 से 7% ही है। अब आता है गोल्ड। गोल्ड एक इन्फ्लेशन का हेज है, तो गोल्ड आपकी एक सिक्योरिटी है, क्योंकि अगर कोई बड़ा रिसेशन आता है, 1929 में या 30 में आया था, ग्रेट डिप्रेशन उसको बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि रियल एस्टेट रह जाती ईंट और शेयर रह जाते कागज, करेंसी की वैल्यू बहुत डेप्रिशिएट हो जाती है, तब भाई काम आता है गोल्ड। या कहीं वर्ल्ड वार लगे या कोई भी ऐसी खराब सिचुएशन हो, तो गोल्ड एक इन्फ्लेशन का हेज है, एक महंगाई का हेज है, क्योंकि गोल्ड का रेट तब बहुत बढ़ जाता है। और गोल्ड बहुत ही लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट है।
तो आपको इक्वल डिवाइड करना है। मेरे हिसाब से 40% रियल एस्टेट, 40% के तकरीबन आपका इक्विटी पोर्टफोलियो होना चाहिए और 20% आपका गोल्ड होना चाहिए। तो अगर मैं सारे वीडियो को समराइज करूं तो रेजिडेंशियल रेंटल रिटर्न के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मत लेना, 2 से 3% है। एक लेना अपना घर लेना, कोशिश करके शॉर्ट टर्म लोन लेना जितना गाड़ी का लेते हो 4-5 साल, या पूरा का पूरा डाउन पेमेंट से लेना। अपार्टमेंट वर्सेस कोठी और प्लॉट मैंने आपको बताया। कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल बताया कि कमर्शियल के क्या फायदे हैं। और कमर्शियल में आप एक और चीज़ कर सकते हो कि कोई भी रेडी चढ़ी हुई ऑलरेडी ब्रांड को, कोई भी दुकान, कोई भी ऑफिस किराए पे चढ़ा हुआ 6 से 8% इमीडिएट पहले दिन से आपको किराया आना शुरू हो गया और एप्रिसिएशन तो साथ साथ होगी ही। तो ये दोनों फायदे कमर्शियल में आपको मिलते हैं कि आपको रेंटल रिटर्न 6 से 8% मिल रही है जो आपको कंटिन्यूस एक पैसिव इनकम दे रही है, और साथ में जो धीरे धीरे करके प्राइस बढ़ेगी उसका भी फायदा आप ही को होना है। तो ये था दोस्तों रियल एस्टेट के बारे में मेरी अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नोटिफिकेशन माना बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।